हेलो गाइस, मेरा नाम मानित मात्रावटिया है। नीट 2020 में मैंने AIR 10 सिक्योर किया है। टुडे आई एम ऑन DKT टू शेयर माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ओवर द 2 years अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जामिनेशन. So basically NEET examination consists of 180 questions and you are given 180 minutes. So 1 minute per question. There are 45 questions of physics, 45 questions of chemistry and 90 questions of biology. For each correct answer you are awarded 4 marks, whereas for each incorrect answer 1 mark is deducted from your score. तो ये तो हो गई पेपर की overall analysis. Now I would like to go into some of the focus topics of all the 3 subjects. The focus topics for me were in case of biology I would like to say human physiology and plant physiology. मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्लांट डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस, हम 11th की बात कर रहे हैं तो प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, उनके क्वेश्चंस जो पहले बहुत बाहर से आते थे दे आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड इफ दे कम डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT. और मुझे लगता है कि उसमें बहुत अबव एंड बियॉन्ड जाने की नीट के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जिपमर और एम्स एग्जाम्स भी नहीं होते हैं, तो दीज टॉपिक्स शुड बी स्टक टू द NCERT. सो फोकस टॉपिक्स बायोलॉजी में 11th में मेरे रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, एंड इन 12th इट वाज जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इकोलॉजी. लोग जनरली उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इकोलॉजी हैज़ अ ह्यूज वेटेज और उसके NCERT में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कभी भी फंसा सकते हैं. देन गोइंग इनटू केमिस्ट्री, मैंने ज़्यादा फोकस इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स के लिए किया था नीट में, क्योंकि वो पूरा फैक्ट बेस्ड आता है और फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीटली कम्स फ्रॉम द NCERT. सो माई फोकस टॉपिक्स वर P block, SPDF blocks basically, and some specific topics like chemical bonding and coordination chemistry, which are very important for NEET. Going into physics, the focus areas for me were optics, including ray optics and wave optics. We need to go above and beyond in both of these topics, as well as see all the points that are written in the NCERT. And electrostatics, ये 2 topic, और 11th में SHM और rotational mechanics. These were the topics that took up most of my time, and I believe that in topics में extra edge अगर आपके पास है, then you can score very high score in any of the examination, खास करके अब नीट में. अब हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ फिजिक्स. फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि जो मिडल स्कोरर्स और लो स्कोरर्स है, दे आर जनरली वेरी अफ्रेड ऑफ द सब्जेक्ट एज अ होल, बट आई फील कि नीट में फिजिक्स इतना ज़्यादा ईजी आता है कि once you get a grip on physics you need to give more time to the factual portions of biology and chemistry. So physics पर ग्रिप पाना और उसके कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का ऑप्टिमम लेवल पाना, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन. तो फिजिक्स में अगर हम टॉपिक वाइज डेप्थ में देखें 11th में, तो जैसे मैंने बताया कि रोटेशन मैकेनिक्स जिसमें रिजिड बॉडी मोशन और सब कुछ आ जाता है, तो उसमें NCERT, लेकिन NCERT के बाहर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे जो भी टॉपिक्स मैं अभी बोलूँगा उसमें JEE मेंस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. यू हैव रोटेशन मैकेनिक्स, SHM एंड वेव्स. दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम 11th, एंड फ्रॉम 12th द टॉपिक्स आर एज आई सेड रे ऑप्टिक्स, wave optics, electrostatics as a whole. Some neglected topics of 12th I feel are magnetism and matter and modern physics. ये topics क्योंकि easy लगते हैं बच्चों को, तो वो थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं, but you should dive deeper into the NCERT for theoretical topics like these. वो NCERT पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अगर 12th के यही topics है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. So now let's come on to the books. तो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में. NCERT इज इम्पॉर्टेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर नीट एज वी ऑलरेडी नो, लेकिन मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट फिजिक्स में हम NCERT है, क्योंकि हम बायो में और केमिस्ट्री में तो काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा कम ध्यान देते हैं. पर्सनली मैंने भी NCERT शुरुआत में मैं कम पढ़ता था, लेकिन व्हेन स्कूल एग्जाम्स अप्रोच्ड आई पुट असाइड एवरीथिंग एल्स एंड गेव टाइम solely to the theory of NCERT.
आई शुड नॉट हैव शन्ड ऑल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, लेकिन मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पे ही तब पढ़ाई, थियरी फोकस की फिजिक्स में. एंड ड्यूरिंग बोर्ड्स प्रिपरेशन इन February and March, once again I took up the 12th NCERT और बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ा, एग्जाम्पल्स देखे, पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी एंड एडिशनल क्वेश्चंस. ये ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स है कि एम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ही, खास करके असर्शन रीजन के लिए. बट नाउ सिंस वी नो लॉन्गर हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर भी ओवरव्यू ऑफ द कंसेप्ट दैट इज बीइंग सेड इन द एनसीईआरटी आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी भी देखनी चाहिए इफ यू हैव टाइम. इफ यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग अबव 650 तो आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर, एडिशनल क्वेश्चंस वो तो देखना ही चाहिए. आई रिमेंबर नीट 2019 जो ओडिशा में हुआ था, उसमें भी एक एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन से ही अच्छा क्वेश्चन आ गया था मॉडर्न फिजिक्स में. तो फॉर हाई स्कोर, टू अचीव अ वेरी हाई स्कोर बियॉन्ड 650, दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, तो 11th में फ्लूइड जो सेकेंड पार्ट है एनसीईआरटी, सेकेंड पार्ट ऑफ 11th, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रेड केटीजी, थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड और वो सभी टॉपिक्स, ग्रेविटेशन, वो सब मैंने अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़े थे. और जैसे सॉलिड में जैसे वो ग्राफ आ गया था हुक्स लॉ वाला और इलास्टिसिटी का 2019 ओडिशा में, मतलब कोई भी छोटा पॉइंट पर उठाकर पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में. तो 11th में यू नीड टू फोकस ऑन द सेकेंड एनसीईआरटी ऑफ 11th. उसमें ग्राफ्स, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, थियरी, केटीजी और वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से पढ़ना लाइन टू लाइन. एंड 12th एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स, आई थिंक इट आउटवेज द 11th एनसीईआरटी, क्योंकि उससे इस साल भी 2-3 काफ़ी अच्छे सवाल आ गए थे. खास करके करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 अच्छे सवाल आ गए थे इस बार. फिर आपको तो मतलब 12th एनसीईआरटी में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, ये टॉपिक्स अच्छे से फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. जैसे एलईडी और वो सब पे बहुत बढ़िया सवाल वो पूछ सकते हैं. सो यू नीड टू हैव एवरी पॉइंट, एवरी स्मॉल डेटा इवन एट योर फिंगर टिप्स. इफ यू डू नॉट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से यू कैन एलिमिनेट कि क्या पूछ रहे हैं, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते. सो दिस विल बी द आंसर. तो दिस टाइम आई थिंक even last year and even this time I think physics NCERT was also a quite game changer, क्योंकि उससे 2-3 सवाल जो आए थे वो मोस्ट लोगों ने गलत भी किए हैं. तो एंड द बेस्ट टाइम टू रीड द 12th NCERT इज ड्यूरिंग द बोर्ड, क्योंकि तब अगर आप कुछ और करेंगे तो आपका माइंड फिर से बोर्ड के टेंशन में होगा. बोर्ड का आप कर रहे हो तो यू शुड थिंक येस आई एम डूइंग NCERT, वो नीट में बहुत हेल्प करेगी. और सही में आप NCERT को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए. कई लोग, सर और सब ने मुझे सजेस्ट किया था कि NCERT, जैसे कुछ मेरे क्लासमेट्स को भी NCERT पढ़ने में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, देन दे प्रिफर्ड HC वर्मा. बट आई पर्सनली अंडरस्टूड NCERT वेल, मुझे मज़ा भी आता था पढ़ने में. तो मैंने HC वर्मा की थियरी नहीं पढ़ी थी, बट आई डिड क्वेश्चंस फ्रॉम HC वर्मा कुछ सिलेक्ट टॉपिक्स के लिए, और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, वो काफ़ी अच्छे हैं. तो व्हेन नाउ सिंस वी आर मूविंग ऑन टू रेफरेंस बुक्स, लेट अस स्टार्ट विद HC वर्मा एज आई सेड. तो उसमें मैंने सिलेक्ट टॉपिक्स किए थे, लेकिन इट इज़ ओवरऑल अ गुड बुक. स्पेशली द ऑब्जेक्टिव्स जो उसमें है, दे मेक यू थिंक अ लॉट. और उसके इतने अच्छे डिस्कशन आप अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हो कि आपका कंसेप्ट बहुत ही फॉर्म हो जाए. मुझे याद है मैग्नेटिज्म, और उसमें इतने अच्छे उसमें ऑब्जेक्टिव्स थे कि उसमें पूरा ही कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो गया कि फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो HC वर्मा इज़ अ नाइस बुक विच आई डिड. फिर मैंने DC पांडे की थी नीट वर्जन फॉर 11th एज वेल एज द JEE वर्जन. 12th थोड़ा स्पीड में गया था, थोड़ा NCERT पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए आई कुड नॉट डू एनी अदर बुक एक्सेप्ट फॉर HC वर्मा. लेकिन आई फाउंड कि DC पांडे में भी काफ़ी अच्छी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होती है. वन मोर थिंग, आई बिलीव कि जो 600+ या 650+ स्कोरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है JEE मेंस के क्वेश्चन. आई पर्सनली डिड ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स के सारे AIEEE और JEE मेंस के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में, एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा कि उसका है नीट में. क्योंकि नीट में कभी कभी जो हमें लगता है टफ सवाल है, वो JEE में पहले आ चुके हैं, या तो वही सेम क्वेश्चन या फिर इन अ मॉडिफाइड फॉर्म. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग अबव 140-150 in physics in your mock tests,
you should also shift your focus to JEE mains questions. IIT JEE की ज़रूरत मुझे नहीं लगी, मैंने कुछ किया था लेकिन I did not find that very beneficial. बट JEE मेंस के क्वेश्चन काफ़ी मुझे बेनिफिशियल लगे. फिजिक्स में जैसे टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग पेपर की तो हम बाद में स्ट्रेटजी बात करेंगे, लेकिन डे टू डे में फिजिक्स का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक सेग्रीगेशन ये लगता है कि मैंने 2 फेजेस में फिजिक्स का किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका सिलेबस चल रहा है, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं और फिर घर पे, उसमें आई यूज टू गिव एटलीस्ट 40% ऑफ माई टाइम, दैट इज मोर देन 33%, ऑलमोस्ट 40% ऑफ माई टाइम टू फिजिक्स. उसमें भी पहले आई यूज टू रीड नोट्स, एनसीईआरटी तो बाद में ही, पहले नोट्स, फिर जो कोचिंग का मटेरियल है वो सब, और फिर कभी फुर्सत मिले तो रेफरेंस बुक. लेकिन ये तो एसेंशियल है कि आप नोट्स पूरी रिवाइज कीजिए और कोचिंग के क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि उससे आपकी थियरी बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. देन यू विल स्टार्ट एक्सेलिंग एट मॉक टेस्ट. मतलब आपको फिजिक्स की थियरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और फिर एक बार थियरी हो जाए देन डोंट लुक बैक अगेन. फॉर्मूलाज भी याद हो जाए देन डोंट लुक बैक अगेन, देन गो डायरेक्टली इनटू क्वेश्चंस, मॉड्यूल और वो सब कोचिंग की, एंड देन द रेफरेंस बुक्स. तो ड्यूरिंग 11th जब सिलेबस चल रहा था और ड्यूरिंग 12th जब सिलेबस चल रहा था, आई यूज टू डू दिस 40% फिजिक्स, उसमें भी न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी यू शुड डू विथ टाइमर एट योर हाउस की, क्योंकि फिजिक्स में कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो पता भी नहीं चलता. तो टाइमर के साथ घर पे न्यूमेरिकल्स कीजिए. एंड वन थिंग आई यूज टू डू कि आई यूज टू टेक अ शीट ऑफ पेपर, उसमें 1 to 50 लिख देता था, और फिर उसके बाद में 1 to 50 क्वेश्चन के ऑप्शन साइड में मैं लिख देता था. आई डिड नॉट यूज टू टिक इट इन द मॉड्यूल और डिड नॉट यूज टू इमीडिएटली चेक द आंसर. अगर आप इमीडिएटली करोगे देन इनएडवर्टेंटली आप आगे के आंसर कभी कभी देख लो, या फिर आपको रियलाइज ना हो कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने सही किया है, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आए कुछ महीनों बाद तो फिर से आपको देर लग सकती है. तो आई यूज टू राइट 1 to 50 ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसमें ऑप्शंस लिख देता था जो मुझे आए. देन आई यूज टू पुट अ स्टार on the right side of the option of the question which I thought was very difficult or took much time, although it got solved. और फिर मैं all 50 questions को एक साथ टिक करता था चेक करके आंसर की में, जिसमें स्टार था उसको मैं फिर से देखता था. What did I do? What was my approach? How did I solve it? So वो याद रह जाए आपको. ऐसा कई बार होता है, सबके साथ होगा कि फिजिक्स में कोई टफ क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया, आप खुश हो गए, नेक्स्ट मूव ऑन कर दिया, फिर वो क्वेश्चन आया एग्जैक्ट 5 months के बाद, आपने शायद तब ठीक से वो क्वेश्चन, आपको तब वो आता था कंसेप्ट, क्योंकि स्कूल क्लास में या स्कूल में उसी दिन पढ़ाया था. नाउ यू हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट, तो तब आपको देर लग सकती है, विच विल नॉट बी बेनिफिशियल. आपने इतनी मेहनत की तब समझने में और फिर आपको देर लगे, देन व्हाट्स द पॉइंट. तो यू शुड स्टार द क्वेश्चन, उसमें एक बार चेक हो जाए देन यू शुड वंस अगेन रिव्यू इट कि कैसे किया मैंने, सही है तो क्यों सही हुआ, एंड लाइक दैट आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और जब फेज 2 मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन द टाइम आई गेव टू फिजिक्स वाज इवन लेस देन 10%, क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट डिमांड्स कंसेप्ट्स. एक बार आ गए कंसेप्ट्स, एक बार सवाल आपने हर टाइप के कर लिए, देन आई थिंक नए सवाल भी आ जाए देन यू कैन सॉल्व इट ऑन द स्पॉट. उतना आपको टारगेट होना चाहिए ड्यूरिंग फेज 1 की मुझे इतना लेवल ऑफ मास्टरी चाहिए. तो फेज 2 में आप जो फैक्चुअल पोर्शन है जो नीट में बहुत ज़्यादा आता है उस पर फोकस कर सके. तो फिजिक्स में आपको फेज 1 और फेज 2 में ऐसे तैयारी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस. कोई भी क्वेश्चन के वे को आप रट ना ले, उसको अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, टीचर्स को पूछिए तुरंत ही, और कंसेप्ट्स पे फोकस कीजिए. फिजिक्स ने काफ़ी टाइम ले लिया, नाउ लेट अस मूव ऑन टू केमिस्ट्री. सो द 3 ब्रांचेस, उसमें फिजिकल का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू फिजिक्स. फिजिकल केमिस्ट्री हैज़ ऑल द पॉइंट्स, उसमें जो भी तैयारी करनी है वो फिजिक्स वाला ही कॉपी करना है. और फ्रैंकली वो नीट में तो इतना ईजी आता है, फॉर्मूला ही पूछ लिए, कैलकुलेशन भी नहीं मांगी इस बार. तो उसमें तो आप कोचिंग के मटेरियल और उसी पे स्टिक कीजिए. एनसीईआरटी में अगर पढ़ना है तो सरफेस केमिस्ट्री और वो सब थोड़ा पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वो सब, बाकी उसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है. द बुक्स आई यूज्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री वॉज, मैंने केमिस्ट्री एज अ होल के लिए MTG ऑब्जेक्टिव नीट के लिए बुक आती है, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री MTG की वो, और GRB की बुक्स
केमिस्ट्री की, तो उसमें तीनों का एक ही साथ था, तो वही मैंने कर लिया था। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं की थी। आई फोकस्ड ऑन द कोचिंग मटेरियल, और भी जो कोचिंग में बहुत सारा मटेरियल देते हैं, डेली असाइनमेंट्स, वीकली असाइनमेंट्स, टेस्ट और वही सब, और जेई मेन के क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक फिजिक्स, और उसमें तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है। मुझे मेन फोकस इनऑर्गेनिक वे लगा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैक्चुअल है कि मुझे तो बहुत पसंद भी नहीं आती थी, लेकिन बिकॉज आई गॉट एडिशनल 4-5 मंथ्स, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ माई टाइम यूज टू गो टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्यूरिंग दोज डेज। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग। उस दोनों में, उन दोनों टॉपिक्स में यू नीड टू गो बियॉन्ड द एनसीईआरटी। बाकी सब टॉपिक्स आपको हर पॉइंट को इतना अच्छे से याद रखना है, एवरी यूज, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, एवरी स्मॉल पॉइंट, मतलब बॉक्सेस में पी ब्लॉक में यूजेस दिए हैं, और टेबल्स बहुत सारे दिए हैं एनसीईआरटी में, ग्राफ्स बहुत सारे दिए हैं पीरियोडिक टेबल में। अब सब पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा आपको देर देनी भी है और पढ़ना भी है ठीक से। बोर्ड के वक्त मैंने बहुत पढ़ा था उसको, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी बहुत पढ़ा था, टेस्ट देने के पहले भी सैटरडे आधा दिन उसी में जाता था, और आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो फैक्चुअल आ जाते हैं वो अनलेस यू डोंट नो द फैक्ट यू कांट डू इट। अनदर अप्रोच टू इट वाज गोइंग थ्रू क्वेश्चंस, कि पहले क्वेश्चन करो, उसमें जो नहीं याद है वो आप चेक कर लो एनसीईआरटी से। कोई भी अप्रोच आप कर सकते हैं, बट फोकस ऑन एनसीईआरटीज एंड डोंट गो बियॉन्ड दैट। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक वाज माय फेवरेट एस्पेक्ट, और उसमें मैंने थोड़ा बियॉन्ड भी, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म और उस सब में काफ़ी अच्छे फ्लो से और एनसीईआरटी के काफ़ी बियॉन्ड और फ्लो ब्रेक करते हुए पढ़ा था। इट वॉज वेरी यूजफुल इन KVPY एज वेल, और एम्स अगर होता है एग्जाम तो भी बहुत यूजफुल होता। सो इन ऑर्गेनिक यू नीड टू गो बियॉन्ड द एनसीईआरटी ड्यूरिंग द सिलेबस, ड्यूरिंग जब चल रहा है सिलेबस। वंस सिलेबस इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग बोर्ड्स, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ठीक से, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस है वो सब याद कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उन सब निगलेक्टेड टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम देके नहीं पढ़ना है, लेकिन टाइम देना है ज़रूर, आधा संडे निकाल के या कुछ भी करके उसको लाइन टू लाइन आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में मेनली एनसीईआरटीज पे ही फोकस करना चाहिए। मूविंग ऑन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी में एवरी एस्पिरेंट, सारे 16 लाख बच्चों को पता है कि कौन सी बुक पढ़नी है, फिर भी वाई आर द डिफरेंसेस। So the thing is, you need to read NCERT in a specific way. You have to devise your own way. आपको किस तरीके से NCERT पढ़ने में मज़ा आता है। I used to enjoy the NCERT for a while, फिर बोरिंग लगती है क्योंकि 2 बार पढ़ ली। Then what I used to do, उसमें मार्जिन में I used to frame my own questions. एक लाइन पढ़ी, मुझे बहुत अटपटी लगी, then I used to ask sir कि let's discuss this line, या ask my friend कि let's discuss this line। कुछ पैराग्राफ मुझे अजीब सा लगा, कुछ सीक्वेंस ऑफ जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल फॉर्मेशन हो, उसमें जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में डायग्राम के नीचे कुछ और दिया है, पैराग्राफ में थोड़ा कुछ डिफरेंट है, मतलब जो भी अजीब चीज़ें मुझे लगती थी वो मैं लिख लेता था साइड में या फिर कोई और अलग बुक में। आई हैड केप्ट ब्लैक डायरी सेपरेटली फॉर बायोलॉजी। उसमें आई यूज टू राइट स्पेसिफिक पॉइंट्स कि मैंने एनसीईआरटी आई रेड 2 times। आई रियलाइज आफ्टर 1 year of 11th कि मैंने 2 बार पढ़ ली है, फिर भी कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहते। वाई इज दैट? तो वही पॉइंट सारे मैंने ड्यूरिंग द वेकेशन वो डायरी में लिख लिए कि मुझे पता है कि यही पॉइंट्स मुझे नीट में अगर आएगा, मैंने 5 बार पढ़ी है एनसीईआरटी, फिर भी ये मैं गलत करूँगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स इन दी एनसीईआरटी। बार बार पढ़ने से, हर लाइन पढ़ने से, हर डायग्राम एनालाइज करने, सिर्फ डायग्राम देख लिया नहीं, इस डायग्राम में क्यों ऐसा है, क्या उसके नीचे लिखा है, डायग्राम से क्या सवाल पूछ सकते हैं, वो सब देख के आई यूज टू फ्रेम माई ओन क्वेश्चंस, फ्रेम सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, अलग से डायरी रख ली। फिर टेस्ट के पहले 15-20 मिनट जैसे पेज फ्लिप कर लिए उस डायरी के, सब कुछ याद आ गया। तो you need to read NCERT in a way in which you find it enjoyable and find a way by yourself कि आपको हर पॉइंट याद हो
एग्ज़ाम डे के पहले, क्योंकि 2 साल में आपने ठीक से सब पढ़ लिया, फिर भी सारा ही आपको एक ही दिन में रिकॉल करना है, तो वो कुछ पॉइंट्स आपको ही पता होंगे टेस्ट देने के बाद कि यही पॉइंट्स मुझे सताएंगे, तो आप वही पॉइंट्स अलग से लिख लीजिए। बात अगर आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, देन आई यूज्ड टू रेफर टू द बुक MTG NCERT एट फिंगर टिप्स, और एक डॉक्टर अली करके बुक आती है, सर ने रेकमेंड की थी, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मैं अभी डिटेल करूँगा वो सब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की। और मेन तो वही है कि थियरी जो फेज़ 1 प्रिपरेशन है ड्यूरिंग क्लासेस, ड्यूरिंग स्कूल, तब मैंने फिर से बायो और केमिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम दिया फिज़िक्स से, और फेज़ 2 में और लॉकडाउन में खास करके मैंने ज़्यादा फोकस बायो और केमिस्ट्री पे ही किया, और आई थिंक इट यील्डेड वेरी नाइस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि NCERT से अंदर काफ़ी डीप से 2-3 सवाल आए भी थे जो काफ़ी फ़ायदेमंद हुए। अगर टॉपिक्स देखें तो सेल बायोलॉजी ऑफ 11th, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन 3 में यू नीड टू गो बियॉन्ड NCERT। आप कोचिंग के मॉड्यूल या फिर कोई भी मॉड्यूल या कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको पसंद है, ट्रूमैन या कुछ भी, यू शुड एन्जॉय रीडिंग दोज थिंग्स इन 3 टॉपिक में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी मैंने NCERT से ही किया था। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में बहुत लोग बहुत बार से ऊटपटांग क्वेश्चन कभी भी पूछ लेते हैं टेस्ट में भी, लेकिन उसमें NCERT में ही इनफ कंटेंट है कि वो आपको नीट में फंसा सके। तो आप बाहर का पढ़ने से अच्छा NCERT, जैसे एनाटॉमी में काफ़ी थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा कहाँ है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा कहाँ है, कहाँ ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में वो फंसा सकता है ना, कि आपको इन 2 टॉपिक्स को भी NCERT से ही बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। ह्यूमन और प्लांट फिजियो में NCERT तो एज यूजुअल, लेकिन बाहर के भी पॉइंट्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिर डाइजेशन, सर्कुलेशन, न्यूरो एंडोक्राइन, वो सब में पढ़ने चाहिए। 12th में जेनेटिक्स बहुत अच्छे से बाहर से पढ़ ली थी, कोचिंग की नोट्स और कोचिंग का मटेरियल वही मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और एंड में फेज़ 2 में फिर से उस पर भी NCERT। और इकोलॉजी तो इतना ज़्यादा NCERT से वो पूछते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं NCERT से, कि वो भी आपको आपको पेज पे याद होना चाहिए कि कहाँ क्या लिखा है। इकोलॉजी तो इतना पढ़ना है आपको अच्छे से। और फिर जैसे कुछ है, प्लांट ब्रीडिंग है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, और बायोटेक 2 है, वो सब काफ़ी फैक्चुअल है, तो वो आपको बार बार रिवाइज करना होगा। जैसे इकोलॉजी 3 है, तो वो या तो आप अलग से, मैंने इकोलॉजी 3 के डेटा, फिर प्लांट ब्रीडिंग के डेटा सब अलग से लिख रखे थे, तो वो मैं कभी भी कुछ मन नहीं कर रहा तो वो पढ़ लेता था। दैट डेटा यू शुड हैव एट योर फिंगर टिप्स बिफोर द डे ऑफ नीट, वरना आपने इतना पढ़ा और तब याद नहीं आया तो दैट इज फ्यूटाइल। तो बायोलॉजी में यू नीड टू डिवाइस योर ओन वे हाउ टू रीड द NCERT। आप क्वेश्चंस भी NCERT बेस्ड कीजिए। मॉक टेस्ट में आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, अंडरलाइन कीजिए, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। और बायो में इतना फोकस आपको नेसेसरी है, क्योंकि वो भी टाई ब्रेकर ही है नीट के दिन, और वेटेज भी आपको पता है 50% है। और बायोलॉजी काफ़ी लोग कर लेंगे, अगर आपकी वीक रह जाती है देन यू आर एट अ लॉस। तो बायोलॉजी पे आपको पता चल गया कि हाउ यू हैव टू फोकस। आपको समरीज NCERT से, यूनिट के इंट्रोडक्शन NCERT से, साइंटिस्ट का सब कुछ NCERT। मैंने साइंटिस्ट कहाँ कब बॉर्न हुआ और कहाँ रेज हुआ, कहाँ उसने PhD की, सब मैंने याद रखा था, और वो पूछ भी सकते हैं, जैसे ओडिशा वाली नीट में लास्ट ईयर पूछा था। तो मतलब NCERT के हर पेज में अगर सप्लीमेंट है, कुछ बॉक्स टाइप आइटम है, लिखा हो नॉट फॉर एवेल्यूएशन, तो उसको तो 2 बार पढ़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस उन सब पे करना है। इधर उधर की चीज़ें लास्ट में आप रहने दीजिए। शुरुआत में आप जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियो उसमें आप कर ले, ठीक है, वो ज़रूरी है, बट जनवरी से मई या नवंबर से मई तक जो लास्ट लेग है, तब प्लीज़ आप नोट्स, मॉड्यूल, वो सब साइड में रखिए। उसको डाउट्स के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन तब आप पूरी तरीके से NCERT को फिंगर टिप्स पे कीजिए, क्योंकि नीट में यही गेम चेंजर होता है हमेशा। तो समिंग अप, वी हैव कवर्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन डिटेल। और फिजिक्स में मैंने जो बात आपको, क्वेश्चन कैसे घर पे आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, वो पेपर पे लिख कर 1 to 50, दैट यू शुड अप्लाई टू ऑल द सब्जेक्ट्स। मैंने फिजिक्स में ज़रूर बताया, लेकिन आई डिड इट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो दैट वॉज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट विच आई कवर्ड। कैसे घर पे क्वेश्चन करने चाहिए, टाइम के साथ करने चाहिए,
और ओवरऑल अगर हम सम अप करना चाहे तो घर पे कोचिंग पे अटमोस्ट अटेंशन, फिर रिवाइज द नोट्स और मॉड्यूल एंड एवरीथिंग विच इज़ रिकमेंडेड बाय योर कोचिंग ड्यूरिंग द सिलेबस। जब सिलेबस चल रहा है फेज़ 1 जिसको मैंने कहा, तब फोकस ऑन नोट्स, थोड़ा एनसीईआरटी भी, नोट्स भी, मॉड्यूल और वो सब। फेज़ 2 में नोट्स मॉड्यूल को बहुत कम, एनसीईआरटी। फेज़ 2 मतलब जो नवंबर टू मई या जब भी एग्ज़ाम हो, मतलब एटलीस्ट 5-6 मंथ्स, तब पूरी तरीके से एनसीईआरटी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉक टेस्ट्स बहुत ज़्यादा देने हैं। शुरुआत में आप वीकली या फोर्टनाइटली दीजिए जब सिलेबस चल रहा है। वंस इट इज़ कम्प्लीटेड, आई यूज टू गिव ट्वाइस इन अ वीक। फिर जब लास्ट लेग आया तब एवरी डे, कभी दिन में 2 बार, एक बार तो 3 बार दिया था, या वरना फिर दिन में 2 बार, या मोस्टली तो रोज़ एक एक। लॉकडाउन में लकीली टाइम इतना मिल गया तो उसमें भी रोज़ एक एक लिखता रहा, मार्च से लेकर सितंबर तक। तो सिली मिस्टेक्स जो सब कहते हैं कि यार सिली मिस्टेक हो गई, मार्क्स कम आ गए, इजी पेपर में सिली मिस्टेक जो ज़्यादा होती है, तो देयर इज़ ओनली वन वे टू एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स। कोई अगर मैजिक रास्ता होता तो आई वुड ऑल्सो हैव नोन, मुझे भी ज़्यादा आ जाते, बट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दैट। आपको प्रैक्टिस ही हेल्प करेगी टू एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स। टाइम्ड 3 आवर पेपर्स एट योर होम, एट योर कोचिंग, कहीं पे भी, स्कूल पे, जहाँ भी लिखो, जितने लिखो कम है। और उसमें आप इधर उधर मत देखो, टनल विजन ऑन योर पेपर। पानी की बोतल भी दिखनी नहीं चाहिए साइड में है, तो उतना फोकस से 3 घंटा अगर आप लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक से अंडरलाइन कर रहे हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर, मतलब जो भी कीवर्ड्स आपको सताते हो, तो दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल टू एलिमिनेटिंग योर सिली मिस्टेक्स। ओवरऑल अगर हम पढ़ाई के रूटीन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल या कोचिंग से आके नोट्स रिवाइज किया, जो दिन जो काम दिया वो उसी दिन आप कंप्लीट कीजिए। दैट इज़ द मोस्ट। मुझे अगर कोई पूछता है कि व्हाट वाज योर सीक्रेट, देन आई वुड से कि उसी दिन जो भी असाइन किया हो, वो जितना भी ज़्यादा हो, उसी दिन या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे तक आप कीजिए। कैरी ऑन मत कीजिए, इट वुड बी अ विशियस साइकिल ऑफ बैकलॉग, पाइल अप एंड एवरीथिंग। सो डोंट लेट वर्क पाइल अप। आपको संडे फ्री मिलेगा टेस्ट के बाद, तब आप रिलैक्स कीजिए। सोशल मीडिया या उसकी बात आती है, आई वॉज नॉट एक्टिव। मैं व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था क्योंकि डाउट डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ और फैकल्टीज़ के साथ चलता रहता था, बट आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेकिन आई यूज टू रीड novel every day. I used to watch an episode of any TV series which I liked every day. I used to do some hobby like drawing या थोड़ा थोड़ा टाइम देकर. You need to chill after a test or anything. So मतलब वो आप मत छोड़िए, थोड़ा टीवी, थोड़ा एंटरटेनमेंट वो सब चालू रखिए. मतलब बट द पर्पज ऑफ दैट शुड बी दैट इट शुड एड इन योर स्टडीज. ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया फिर मौज, नहीं. पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, मौज भी हम कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट पढ़ाई का सेशन भी अच्छा रहे और आप भी मेंटली फ्री हो जाओ. तो दैट ऑल यू शुड कंटिन्यू रूटीन में. और जब एक फाइनल लेग आता है रिवीजन का, देन यू शुड और ज़्यादा आवर्स थोड़ा कम कर दीजिए इधर उधर बाहर जाना और वो सब. मील्स के बाद आप थोड़ा ब्रेक करके तुरंत बैठ जाइए. रैम्प अप योर प्रिपरेशन. और लास्ट के 5-6 मंथ्स में एनसीईआरटी और मॉक टेस्ट और वो इतना ज़्यादा आपको करना है कि लास्ट डे पे इट वुड नॉट फील लाइक एनीथिंग न्यू कि आज टेस्ट दी वैसे ही कल तो टेस्ट है, कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा. दैट इज़ द की थिंग ओवर हियर. तो रूटीन में यू शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ बीइंग टॉट एंड व्हाट दे हैव असाइन टू यू. उसको आप कंप्लीट कीजिए. टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए. टेस्ट में ज़्यादा आए तो खुश ना हो, कम आए तो दुखी ना हो. और नेक्स्ट आप स्कोर पे फोकस कीजिए, रैंक या उस पे नहीं. मेन फोकस ऑन योर स्कोर. जब तक 720 मुझे नहीं आया था, आई वॉज नेवर हैप्पी. तो मतलब फोकस ऑन योर स्कोर्स एंड वही आपको रूटीन में मेंटेन करना चाहिए. और कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो सब मैंने बता दिया कि घर पे आपको कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, कौन सी बुक्स पे फोकस करना है और कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है. तो आई थिंक यही सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब एम्स रहा नहीं, जिपमर रहा नहीं, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ going extremely deep into one thing या doing many books at a time. IIT का कुछ कर लिया, कुछ इरोडो कर लिया, कुछ ऐसा ज़रूरत ही नहीं है. आप एक ही जो मतलब अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा बहुत आप टाइम जब चल रहा है कोर्स तब कर सकते हैं, बट कंप्लीट हो जाए तब आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने आप को.
कैम्पबेल और वो सब मैंने थी, लेकिन फिर लास्ट में आपको बहुत फोकस होके जो करिकुलम है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में जैसा पूछ रहे हैं उसी टाइप से पढ़ना चाहिए. ओनली दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. अगर कल मैंने रोटेशन मैकेनिक्स का ईरोडो से कर लिया और आई कैन ब्रैग कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन दैट वुड नॉट हेल्प इन नीट. तो आप मैक्सिमम कवरेज फ्रॉम एनसीईआरटी, मैक्सिमम मॉक टेस्ट और उसी पे लास्ट में फोकस कीजिए. अराइविंग ऑन द लास्ट पॉइंट, द D-Day स्ट्रेटजी. उसमें जैसे मेरा अटेंशन स्टाइल पहले से ही बायोलॉजी, फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री रहा है, क्योंकि फिज़िक्स में जितना हो पाए 1 घंटे में वो कर लेता था, फिर केमिस्ट्री आधे घंटे में ख़त्म करके फिज़िक्स में जो रह गया वही, और बायो में यूज़ टू गिव अ गुड 45 मिनट्स, क्योंकि मुझे वो सिली मिस्टेक से बचने के लिए ज़्यादा टाइम लगता था. यू शुड हैव योर ओन यूनिक स्ट्रैटेजी. और ड्यूरिंग एग्ज़ाम डे आप उसके पहले के एक दिन पूरा चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फैमिली टाइम और टीवी देखिए, जो भी आपको पसंद है, ताकि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए. और D-Day जब है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डे, तब तो बस सब जो कहते हैं घर वाले वही सब, इतना खाओ इतना पियो, और उसी सब पे जो समाज कहे वही करना चाहिए. एंड देन जस्ट रिलैक्स कि नाउ यू कैन डू नथिंग. नाउ अब क्या उखाड़ लेंगे घर बैठे 2 घंटे में एग्ज़ाम के पहले, कि सब आपने कर लिया है और 2 साल की मेहनत तो कहीं जाने नहीं वाली है. तो फिर एग्ज़ाम जब आए देन ट्रीट इट लाइक एनी अदर मॉक टेस्ट. ऐसा नहीं कि ये नीट है हर क्वेश्चन को 3 बार देखो तो छूट जाएगा ना पेपर. जैसे आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो वही आप कीजिए, खत्म हो जाएगा आराम से. OMR फिलिंग की स्ट्रेटजी, यू वुड हैव डिवाइज्ड योर ओन स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 2 years. मैंने सब्जेक्ट वाइज में करता था, बायो के बाद पूरी OMR भर ली, उसकी फिजिक्स के बाद भर ली. एंड आई यूज्ड टू लीव 10, 15, 20 क्वेश्चंस ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड. फिर लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में वही क्वेश्चन फिर से दूसरी बार देखा, ठीक से डेप्थ में किया. तो वो सबकी खुद की स्ट्रेटजी है. नो वन स्ट्रेटजी, इट इज़ नॉट वन फिट्स ऑल. सो आप अपने हिसाब से वो डिवाइस कर सकते हैं. एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सी यू अगेन. थैंक यू.